डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ पुनः रूबरू हो रहा हूं और आज की जो चर्चा का विषय होगा वो होगा आगामी सिविल सेवा परीक्षा अर्थात झारखंड जेपीएससी को केंद्रित करके जो सिलेबस आपके लिए निर्धारित है पेपर 4 में, उसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन पढ़ना है और लोक प्रशासन के अंतर्गत कई विषय और उपविषय चिन्हित किए गए हैं। तो उन्हीं चिन्हित विषयों में प्रथम जो पाठ है उसका, जिसमें लोक प्रशासन का के अर्थ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं उस प्रश्न को, और उसको केंद्रित करके मैं एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए लाया हूं और उस प्रश्न की व्याख्या भी आपके समक्ष पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस व्याख्या से आप लाभ उठाएंगे और जितने भी वैसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगातार प्रयत्नशील हैं, उन्हें आज के इस व्याख्यान का लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और प्रश्न की व्याख्या कैसे दी जाती है, जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक किसी भी भावी अधिकारी के लिए अपेक्षित होता है या उससे अपेक्षा की जाती है, उसी पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखा आपने, प्रश्न देख लिया जाए कि लोक प्रशासन का अभिप्राय क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके क्षेत्र और महत्व पर प्रकाश डालें। कुल मिलाकर के सारी बातें एक ही प्रश्न पर पिरोई हुई हैं और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इसकी व्याख्या दर्ज कर दें। तो इस पर हमारी टिप्पणी कैसी होनी चाहिए, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आपकी जिज्ञासा के लिए बता दूं कि कुछ निश्चित रूप से कुछ तैयारी आपके लिए वांछित होनी चाहिए और एक अनुशासन होना चाहिए। जैसे कि आप सर्वप्रथम लिखते हैं, पहले हिस्से में आपकी व्याख्या जो दर्ज होगी वो होगी किसके संदर्भ में, लोक प्रशासन के अभिप्राय पर केंद्रित होगी। तो सर्वप्रथम जो आपकी जो परिभाषा होनी चाहिए, आपके व्याख्यान का पहला हिस्सा होना चाहिए, वो अभिप्राय को व्याख्यायित होना चाहिए, उस पर सेंटर्ड होना चाहिए। जब उसकी व्याख्या हो जाएंगे तो प्रश्न की जो दूसरा नीड है इसकी एक और चीज़ पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, वो कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। और इसके उपरांत तीसरा जो होगा, तीसरे हिस्से पर जिस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए कि लोक प्रशासन के कार्यों को भी आपको दर्शाना चाहिए। तो लोक प्रशासन के कार्य भी आपकी चर्चा का मुख्य केंद्रित विषय होंगे। इसके अलावे अगर चौथे बिंदु की बात की जाए तो चौथे बिंदु में आपको लोक प्रशासन शैक्षणिक विषय के रूप में कब स्थापित हुआ, इसकी भी व्याख्या देखनी चाहिए। तो शैक्षणिक विषय के रूप में, शैक्षणिक विषय के रूप में, है ना, ऐसे लिखा जाए, शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन कब स्थापित हुआ, उसकी आपको विकास यात्रा को लिखना पड़ेगा शैक्षणिक विषय के रूप में। ये भी दर्ज करने की जरूरत है। इसके अलावे इन समस्त पूरी व्याख्या का केंद्रित विषय में लोक प्रशासन के महत्व को भी दर्शाना बेहद जरूरी होगा। तो महत्व भी आप दर्शाते हैं और उसके उपरांत एक अंतिम जो है एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष आप लिख देते हैं, तो ये आपकी व्याख्या को संपूर्णता देता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगी आज का व्याख्यान, और तो आपको मैं ले चलूँगा इसी के इर्द गिर्द अपनी सारी बातें आज मैं केंद्रित करूँगा। तो एक बार ध्यान से देख लें, इसी को केंद्रित करते हुए आज का पूरा व्याख्यान आप तक पहुंचने वाला है। अभिप्राय की पुष्टि की जाएगी, फिर प्रकृति की, फिर कार्य की, फिर शैक्षणिक विकास के रूप में, और महत्व और प्रभावपूर्ण निष्कर्ष। इसी को केंद्रित करके आज की इस व्याख्या को केंद्रित किया जाएगा। तो याद रहे कि प्रशासनिक परीक्षा में ध्यान में आपकी व्याख्या बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए। तो आप लिखते हैं कि लोक प्रशासन, लोक और प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जहां लोक शब्द सार्वजनिकता और व्यापक जनहित को प्रदर्शित करता है, वहीं प्रशासन शब्द प्रउपसर्ग में शासन शब्द के लगने से बना है। तो इस लाइन का आगाज जो आप करते हैं, ये बेहद प्रभावी आगाज होगा कि जहां लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां लोक शब्द सार्वजनिकता और व्यापक जनहित को प्रदर्शित करता है, वहीं प्रशासन शब्द प्रउपसर्ग में शासन शब्द के लगने से बनता है। ये बात आपको लिखनी ही चाहिए और ये आगाज ही ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद आप लिखते हैं कि इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि बेहतर शासन, मतलब संक्षिप्त में कहा जाए कि ये बेहतर शासन का ही पर्याय माना जाएगा। आगे आप अपनी बात को लिखते हुए चलते हैं कि ऐसे में लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ
आप आगे लिखते हैं कि ऐसे में लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ है समाज के प्रत्येक वर्ग तक व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर शासन की पहुंच को सुनिश्चित करना। इस लाइन का भी होना आपकी व्याख्या का प्रथम इंट्रो का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। तो याद रखेंगे, आप इसको लिखेंगे कि इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि इसका सामान्य अर्थ क्या हो गया कि बेहतर शासन, अर्थात ऐसे में लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ है समाज के प्रत्येक वर्ग तक व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर शासन की पहुंच को सुनिश्चित करना। इसी तरह से बिंदुवार शब्दों के चयन में आपकी बारीकी होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, तभी इस विषय पर आप एक सारगर्भित व्याख्या दे सकते हैं। तो याद रखें, ये प्रशासनिक परीक्षा है, इसमें आपकी स्क्रिप्ट में वो धारदार होनी चाहिए, वो कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए जो आपको परीक्षा को प्रभावित कर सके। आगे लिखते हैं आप, जिसमें प्रशासन द्वारा समाज के किसी भी वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लोक प्रशासन का पर्पस ही वही था कि इसको लाने का पर्पस यही है कि ये समाज के किसी भी वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, चाहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे किसी तरह का फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसी स्थिति ना हो। जो डिजायरेबल है वो उसको उसका लक्षित लाभ मिले। स्पष्ट है कि बगैर किसी स्वार्थ के सार्वजनिक हित के लिए सार्वभौमिक बेहतर नीतियों का निर्मित करना और उसका लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ सरकार ही कर सकती है। तो सरकार ही वो एजेंट है, सरकार ही वो स्रोत है जो लक्षित समूहों तक वांछित हितों का ध्यान रखती है और उन तक वो सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करती है। हाँ, ये चीज बता दूं कि ये सिर्फ सरकार ही कर सकती है, जबकि अगर इसकी तुलनात्मक बात अगर की जाए, निजी क्षेत्र के लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। जब निजी क्षेत्र की बात की जाए, वहां जो प्रशासन कार्य करता है, निजी प्रशासन, वो नितांत रूप से निजी हितों को दृष्टिगत रख के करता है। ठीक है, अतः लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ सरकार ही होता है। तो यहाँ पे एक नई शब्दावली समझ में आ गई कि जब भी लोक प्रशासन का जिक्र करेंगे तो वहां पर लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर किसके नाम परिणत हो जा रहा है? वो सरकार के नाम परिणत हो जा रहा है। हालांकि आप लिखते हैं, हालांकि लोक प्रशासन में प्रशासन शब्द को विभिन्न चिंतकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया। तो जितने भी थिंकर्स हुए हैं, चाहे अमेरिकन थिंकर्स हो, चाहे भारतीय थिंकर्स हो, चाहे जो भी विचारक रहे हैं, सब ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जहाँ तक अमेरिकी इतिहास की कार की बात कर दूं, अमेरिकी इतिहास एल.डी. वाइट की चर्चा यहाँ वांछित होगी। तो उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार, एल.डी. वाइट के अनुसार, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बहुत सारे मनुष्यों का निर्देशन, नियंत्रण और सामान्य समन्वय ही प्रशासन है। तो एल.डी. वाइट क्या लिखते हैं? एल.डी. वाइट लिखते हैं कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बहुत सारे मनुष्यों का, इस लाइन को लिखा जाना बेहद जरूरी माना जाएगा। आपके इस व्याख्यान में आपकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी मेंस में, उसे इस बात का ख्याल रखेंगे। सारे मनुष्यों का निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय ही प्रशासन है। अंग्रेजी में कहेंगे, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सम अचीवमेंट, अचीव सम गोल्स। तो ये एल.डी. वाइट ने कहा है और लोक प्रशासन के संदर्भ में इन्होंने सही बात की है। आगे इसकी पुष्टि और किसी और विचारकों की राय ले ली जाए तो फिफ्नर और फ्रेस्टस के अनुसार, फिफ्नर और ये भी विचारक रहे थे लोक प्रशासन के संदर्भ में, इन्होंने भी अपनी व्याख्यान दिया है। तो इनके अनुसार वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन ही प्रशासन है। तो ये प्रशासन के संदर्भ में फिफ्नर और फ्रेस्टस के क्या जो उनकी व्याख्या है वो यहाँ से स्पष्ट होती है। तो आगे आपको लिखना चाहिए अगले पैराग्राफ में कि स्पष्ट है कि प्रशासन का संबंध सहयोग और सामूहिकता से है, अर्थात कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन, क्या कहेंगे इसको, कोऑपरेशन और कलेक्टिव सपोर्ट से है, जो कि सार्वजनिक प्रकृति को ग्रहण करने के बाद समाज तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करता है। तो ये तो तय इशारे से इस बात की पुष्टि होती चली जा रही है कि लोक प्रशासन कतई एक व्यक्ति विशेष की पहल नहीं हो सकती, ये सामूहिकता का परिणाम होता है और सामूहिकता से ही प्रशासन बेहतर तरीके से समन्वित होकर के लाभान्वित या लाभुक लोगों तक पहुंचता है। तो आगे आपकी पुष्टि अन्य बातों से होनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि ऐसे में लोक प्रशासन वास्तविक रूप में एक कार्यरत सरकार है। अब देखिए, यहाँ इसकी परिभाषा में एक नया शब्दावली जुड़ गया। अगर उस लिहाज से देखेंगे
तो लोक प्रशासन को कहा जा सकता है वास्तविक रूप में एक वर्किंग गवर्नमेंट का संज्ञा दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत उसकी भूमिका निम्न तरीके से देखी जा सकती है। तो धीरे धीरे उसकी भूमिका की ओर भी हमारी नजर जानी चाहिए, क्योंकि पूरे संपूर्ण प्रश्न जो था वो कई बिंदुओं पर आपकी जिज्ञासा की उम्मीद कर रहा है या आपसे व्याख्यान की उम्मीद कर रहा है। आगे आप लिखते हैं अगले पैराग्राफ में, विभिन्न सरकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के एक यंत्र के रूप में इसकी भूमिका दिखाई दे रही है। दूसरी भूमिका राजनीतिक व्यवस्था में सरकार के कार्यात्मक अंग के रूप में दिखाई दे रही है। और तीसरी भूमिका को भी लिखने की आवश्यकता है कि विभिन्न कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित संगठन के प्रणाली के रूप में। यह तीन चीजों का लिखा जाना बेहद जरूरी होगा। आगे आपकी अगली पैराग्राफ में ये बातें दर्ज होनी चाहिए कि हालांकि वर्तमान 21वीं शताब्दी में जो 21वीं शताब्दी का जो नया फॉर्मेट है, कालावधि आया है, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण कहते हैं, इस तीनों जो घटनाक्रम हुए हैं, इसने लोक प्रशासन की भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह भी स्वीकार्य चीज है कि इन तीन जो गतिविधियां हुई हैं, इससे लोक प्रशासन एक नए कलिबर को पाया है। यह आपको दर्ज करने की आवश्यकता है। आगे आप लिखते हैं कि ऐसे में लोक प्रशासन स्वयं को किसी निश्चित अर्थ से संबद्ध ना करके स्वतंत्र रूप से खुली मानसिकता के साथ विभिन्न अर्थों में स्वीकार कर रहा है। तो धीरे धीरे अपनी बात को गति देते हुए आपकी बात बिल्कुल नियत अनुशासन पर बढ़नी चाहिए। लोक प्रशासन स्वयं को किसी निश्चित अर्थ में संबद्ध ना करके स्वतंत्र रूप से खुली मानसिकता के साथ विभिन्न अर्थों के रूप में स्वीकार कर रहा है, ताकि समय के साथ लोक प्रशासन की भूमिका प्रासंगिक अर्थात रेलिवेंट बनी रहे। अगले पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है, इसे भी समझने की जरूरत है। तो पूरे व्याख्यान में आप उसको नेचर, लोक प्रशासन का जो नेचर है, उसे भी व्याख्यान का हिस्सा जरूर बनने देंगे, क्योंकि परीक्षक को एक कसी हुई, बिल्कुल कसा हुआ स्क्रिप्ट चाहिए जो इस प्रश्न के इर्द गिर्द आपसे होकर गुजरता है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है, इसे समझने के लिए आपको दो दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसको मैं तो कहूँगा दो नहीं बल्कि तीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसे मैनेजेरियल अप्रोच कहते हैं, और एक होता है एकीकृत दृष्टिकोण जिसे इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं, और तीसरा हो गया विज्ञान या कला दृष्टिकोण। अर्थात ये क्या चीज है, दृष्टिकोण का यहाँ शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, कैसे लोक प्रशासन को उस आधार पर परिभाषित करेंगे, इसकी पुष्टि प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखी जाए। तो लोक प्रशासन के प्रकृति के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासकीय निर्णय लेने, नीतियों और कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करवाने और प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण एवं व्यवस्था बनाने रखने एवं नियोजन और वित्तीय प्रबंधन से संबद्ध है। ये थोड़े से शब्द जो हैं क्लिष्ट शब्द हैं हिंदी के, लेकिन ये प्रशासकीय शब्द है, इनको उसी आधार पर दर्ज करने की आवश्यकता है। तो ये एक दृष्टिकोण है, ये अप्रोच है, जिसमें लोक प्रशासन को ये माना जाता है कि लोक प्रशासन सिर्फ और सिर्फ उस श्रेष्ठ एलिट क्लास के ग्रुप के जो कि प्रशासन के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा किए गए गतिविधियों पर ही आधारित होनी चाहिए, है ना। ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण का अपना राय है कि उच्च स्तरीय प्रशासकीय निर्णय लेने, नीतियों और कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन में सुनिश्चित करवाने, प्रशासनिक संगठन के नियंत्रण एवं व्यवस्था बनाए रखने के नियोजन और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। अर्थात सरल शब्दों में कहें कि संगठन में उत्तरदायी और उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति तथा उनके कृत्य ही लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, ये हो गया आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण कि शीर्ष पद पर बैठे हुआ व्यक्ति ही प्रशासनिक गतिविधियों को संचालन करेगा और उसके अंतिम उसको अंजाम तक पहुंचाएगा, और उसके लिए वो एकीकृत या एक तरह से यूनानिमसली बॉडी माना जाएगा। और इसके संदर्भ में आपको लूथर गुलिक का नाम लेना चाहिए। लूथर गुलिक और साइमन जैसे विचारक लोक प्रशासन के प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यहाँ पर यह बात जोड़ने की जरूरत है, तो विचारकों की राय भी जोड़नी चाहिए। तो लूथर गुलिक साहब क्या कहते हैं वो सुनिए। लूथर गुलिक का कहना है कि प्रशासन का दायित्व तो कार्य करवाना है, निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करवाना होता है। और सही में वास्तव में व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रशासन का कार्य किसी भी कार्य को संपादित करवाना होता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मदद से, अर्थात एक निर्देशन देने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में देखा जाए तो आप भारत में कह सकते हैं कि प्रबंधनात्मक एवं और भी एकीकृत दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण कार्य करते हैं। देखते हैं क्या है। तो एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा इसकी भी चर्चा कर ली जाए। तो इस दृष्टिकोण का जो
ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में बात हो रही है। चलिए, तो एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में हमारी चर्चा होनी चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको प्रबंधकीय दृष्टिकोण का परिचय कराया है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी बातें सही तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो एकीकृत दृष्टिकोण को यहां से देखें। इस दृष्टिकोण के समर्थक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तरीय पदाधिकारी, उनकी प्रबंधकीय प्रणाली तथा प्रबंध ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि संगठन में कार्यरत जितने भी कार्मिक जैसे क्लर्क है, चपरासी इत्यादि संयुक्त रूप से प्रशासन को संचालित करते हैं। तो इस चीज को भी याद रखना चाहिए। जैसे किसी भी विभाग पर आप चले जाते हैं तो वहां पर जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, यदि वो किसी कार्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचा रहा है तो उसके व्यक्तिगत प्रयास से संभव नहीं हो रहा, उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी उसको उतनी ही सक्रियता से सहयोग कर रहे हैं। जैसे चपरासी की बात हो रही है, क्लर्क की बात हो रही है, बड़ा बाबू की बात हो रही है, तो उनके द्वारा भी फाइलों का निष्पादन किया जाता है और उसके उपरांत ही अपने शीर्ष पदाधिकारियों तक अंतिम सहमति के लिए और उनसे सहमति या उनकी अनुमति के लिए उनके पास अग्रसारित किया जाता है। इससे पूर्व अगर चपरासी की बात करें तो फाइलों के लेन देन, एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचाना, नियत समय पर पहुंचाना, पत्राचार करना, इन सारी गतिविधियों के समग्र प्रयास से ही लोक प्रशासन पूरी तरह से सहजता से संभव होता है। लेकिन ये मानने वाले कौन हैं? ये मानने वाले हैं एकीकृत दृष्टिकोण के लोग, जिन एकीकृत दृष्टिकोण को जो मानते हैं। कुछ लोगों ने लोक प्रशासन को कला भी माना है। ये देखिए, अब एक नई बात आ गई कि लोक प्रशासन को कुछ लोगों ने कला माना है। कला का संदर्भ ये हो गया कि जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा को कोई भी पदाधिकारी है, यदि वो तकनीकी ज्ञान में सिद्धस्त है या उसमें पारंगत है और यदि उसे किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना है, तो ऐसी स्थिति में वो स्वतंत्र होगा कि उस समाधान, तात्कालिक समाधान का वो तात्कालिक समस्या का तात्कालिक समाधान अपने विवेक से निकाल ले। तो ये उसकी व्यक्तिगत हुनर होती है, उसकी कला का ये सिग्नल होता है। जैसे हाल के कुछ 2 महीने 3 साल पहले जो कोरोना का जो अतिक्रमण हुआ, आपदा आई थी, उस वक्त राज्य में, झारखंड में भी कई पदाधिकारी थे जिन्होंने अपने तरीके से इनोवेटिव अप्रोच करके इस समस्या के निदान के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए थे। तो वो कला के रूप में हो गया। इसी तरीके से कुछ, वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसे कला, तो विज्ञान जैसे कोई ब्यूरोक्रेट की पदाधिकारी अपने विशिष्ट कौशल या दक्षता के कारण किसी कार्य को पूर्ण करता है तो यह उसकी कला का हिस्सा माना जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा लोक प्रशासन का, जैसा कि मैंने शीर्षक कहा कि शैक्षणिक विषय के रूप में भी लोक प्रशासन की चर्चा करने की आवश्यकता है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा उस पर कर ले कि लोक प्रशासन के शैक्षणिक विषय के रूप में देखा जाए तो इसका प्रारंभ 1887 ईस्वी माना जाता है। और इस कड़ी में देखा जाए तो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का लोक प्रशासन का जनक कहा जाएगा। तो ये लाइन क्यों आवश्यकता है लिखने की कि 28वें राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाएगा। वैसे लोक प्रशासन के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियां और घटनाओं के संदर्भ में स्वयं को विकसित करता रहा है। तो जो भी कालक्रम में कई घटनाक्रम हुए हैं उसमें लोक प्रशासन समयावधि के साथ अलग अलग तरीके से उसमें कोई ना कोई परिवर्तन उसमें देखने को मिला है, जिससे कई चरणों में देखा जा सकता है। तो शैक्षणिक विषयों में जो कालखंड हुए हैं उसमें चरणबद्ध इसकी विकास यात्रा को रखने की आवश्यकता है। तो चलिए अपनी बात वहां से शुरू करते हैं। तो प्रथम चरण में जहां शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन की बात की जाए तो उसकी काल अवधि 1887 से लेकर के 1926 तक का कालखंड माना जाए। इस काल अवधि में शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन जो है सो अपने वजूद को पाया, अर्थात उस काल अवधि को इसके शैक्षणिक विषय के रूप में विकास के काल के नाम से जाना जाता है। इस तरह द्वितीय चरण की बात करें तो 1927 से लेकर 1937 तक का कालखंड, इस अवधि में सिद्धांतों के विकास, मतलब थ्योरीज, इस काल अवधि में शुरू में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू वजूद में आया। अब यहाँ पर थियरीज डेवलप होने लगे। उसमें विभिन्न राष्ट्रों के जो अध्येता रहे होंगे, जो एक्सपर्ट्स रहे होंगे, जो उसमें विचारक रहे होंगे, उन्होंने अपनी राय दर्ज करनी शुरू और अपने तरीके से अध्ययन करके अपनी विचारों की पुष्टि करनी शुरू कर दी। तो सिद्धांतों के विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो तृतीय चरण की काल अवधि देखेंगे तो 1938 से लेकर 1947 तक का काल माना जाता है और इस काल को चुनौतियों का एज कहा जाए। मतलब इस काल अवधि में लोक प्रशासन में हुई थियोरीज के साथ उसकी व्यवहारिकता में हो रही परेशानियों के बीच में तारतम्य बनाना, समन्वय बनाने की चुनौतियां दिखने लगी, इसलिए इस काल अवधि को चुनौतियों का काल कहते हैं। इसी तरह चतुर्थ काल की बात की जाए तो 1947 से लेकर के 1970 तक का कालखंड जो पूरे विश्व में कई घटनाक्रमों का साक्षी था, इस काल अवधि को
आइडेंटिटी क्राइसिस अर्थात पहचान संकट का काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कमोबेश इसी तरह से पांचवें कालखंड की बात की जाए तो 1971 से लेकर 1990 तक का कालखंड जो है इसे प्रबंधकीय दृष्टिकोण से विकसित होने का काल कहा जाता है। तो इसे आप एक बार ध्यान से देख लें कि किस काल अवधि की बात हो रही है। चलिए ठीक, आगे मैं बात अपनी ले चलता हूं। छठे काल की भी व्याख्या जरूरी हो जाएगी, अर्थात 1991 से लेकर अब तक का काल। अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही या यूं कहा जाए लोक प्रशासन के जो नए कलेवर में जो दिखाई देने लगा है समयबद्ध परिवर्तन के कारण, इसलिए उस काल को छठे काल के अंतर्गत माना जाए कि 1991 से लेकर अब तक के काल को नवलोक प्रबंधन नौकरशाहीकरण का काल माना जाता है। इतनी सी बात आपके उस प्रश्न के को ध्यान में रख करके लिखा जाना चाहिए। अब प्रश्न के हिस्से की प्रश्न की जो नीड है उसमें लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाना भी बेहद आवश्यक है, और यह हिस्सा इसके प्राइम बॉडी का सबसे मेजर पार्ट माना जाएगा, आपकी व्याख्या का सबसे मेजर पार्ट माना जाएगा। तो चलिए उसकी बात की जाए कि सभ्यता के, आप लिखते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रशासन किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है, और आपकी बात यहीं से शुरू होनी चाहिए, और समय के साथ इसकी महत्ता में भी वृद्धि होती रही है। आप आगे लिखते हैं कि प्रशासन के साथ लोक शब्द जुड़ने के साथ स्वयं को सरकार से संबद्ध करता है, और यही लोक प्रशासन वर्तमान समय में आधुनिक राज्य की दिशा और दशा नियंत्रित करता है। तो स्पष्ट है कि लोक प्रशासन के संदर्भ में ही राज्य के लोगों का अस्तित्व और विकास संभव होता है। यहाँ इस बात की पुष्टि हो गई कि लोक प्रशासन है तो राज्य के लोगों के जो उस पर आश्रित है, जो उनका विकास संभव होगा, और यूं कहा जाए उनका अस्तित्व भी उसी से वजूद में है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, और जहां डेमोक्रेसी है वहां लोक प्रशासन है। एनार्की में तो लोक प्रशासन होता नहीं है। इसलिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि लोगों के लिए बेहतर किया गया शासन। अब आगे की बात आप लिखते हैं, आगे की बात लिखते हुए आप यहाँ पुनः 2-3 विचारकों की राय आपकी दर्ज होनी चाहिए कि लोक प्रशासन की महत्ता के संदर्भ में डोनहेम का एक कथन महत्वपूर्ण यहाँ माना जाएगा। ये भी प्रमुख विचारक रहे थे। उनका कहना है कि यदि सभ्यता का विनाश होता है या सभ्यता असफल होती है तो इसकी सफलता का मुख्य कारण प्रशासन की ही असफलता मानी जाएगी। इसी तरह से ये बात को नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डोनहेम का आप विचार जरूर दर्ज करेंगे इसमें, कि यदि सभ्यता का विनाश होता है या फिर सभ्यता असफल होती है तो उसकी असफलता का मुख्य कारण प्रशासन की असफलता मानी जाएगी। इसके बाद आप एक इसी तरह से डिमॉक के विचार को भी लिखते हैं कि डिमॉक भी एक विचारक रहे थे। उनकी विचार यहाँ दर्ज करनी चाहिए कि उनका कथन ये था कि लोक प्रशासन की व्यापकता को प्रदर्शित करता है कि प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि उसका दर्शन और जीवन दर्शन, उसका दर्शन कुल मिलाकर जीवन दर्शन के बराबर हो गया। याद रखिए ये लाइन डिमॉक का कथन है। तो ये बातें भी आपको व्याख्यान में दर्ज होना चाहिए, आपके उस स्क्रिप्ट में दर्ज होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में कुछ इसी तरह की व्याख्या मान्य होती है जो आपको लिखने की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय में लोक प्रशासन की महत्ता में वृद्धि अगर देखी जा रही है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जितने भी डेवलप नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, उसमें यदि लोक प्रशासन की महत्ता देखी जा रही है तो निम्न कारणों से ही संभव हो पा रही है। जैसे समय के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र को यूं कहा जाए इनलार्ज किया है, व्यापक बनाया है, जिससे लोक प्रशासन की महत्ता बढ़ी है। तो ये प्रमुख कारण हो गया। इस तरह से और कई कारण होंगे, जैसे कि लोक प्रशासन संकल्पना ने लोक कल्याणकारी संकल्पना ने राज्य की जिम्मेदारी को बढ़ाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया, स्टेट की वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया है, जिसके कारण लोक प्रशासन की महत्ता बढ़ी है। इसमें ये लाइन दर्ज करना, ये शब्द दर्ज करना बेहद जरूरी होगा। इस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के फलस्वरूप समाज में बढ़ती हुई जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं वो भी लोक प्रशासन की महत्ता को बढ़ाती हैं। तो ये भी दर्ज करने की जरूरत है आपको। चौथा आप लिखते हैं कि समय के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, जितने भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, और सामाजिक सौहार्द में कमी, जो कम्युनल हार्मनी है, उसमें जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से या फिर अनावश्यक विवाद से जो कमी आ रही है, ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन अपने प्रशासनिक दायित्वों के पूरा करने और उसके सफल संचालन में उसकी उपयोगिता सिद्ध होती दिखाई देती है। तो उसके महत्व को, स्वाभाविक रूप से उसके महत्व को महसूस किया जा सकता है। अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए
जहाँ तक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन की महत्ता की बात है, तो इसकी महत्ता को आप दूसरे एंगल से भी लिखने की कोशिश करेंगे। अब आपकी लेखनी जो है, आपका जो कलम जो है, अब अध्ययन के क्षेत्र में लोक प्रशासन की महत्ता को देखने की बात की जा रही है। तो उसे इस रूप में देखा जा सकता है, शोध अध्ययनों से करता है। जैसे कि लोक प्रशासन स्वयं में नागरिकों के अधिकार एवं सरकार और प्रशासन के विषय के रूप में विविध सूचनाओं का समावेश करता है। तो अध्ययन के रूप में इसकी बात लिखी जा रही है। तीसरा लिखते हैं कि लोक प्रशासन के द्वारा जनता के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिसके क्रियान्वयन, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जनता के विभिन्न नीड्स, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का निदान किया जाता है। स्पष्ट है कि नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य प्रशासन करता है और जिसके लिए उसे दक्ष होना, उसे एक्सपर्टीज होना बेहद जरूरी है। जितने भी पॉलिसीज है उसका निर्माण भी वो करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और इसके लिए पारंगत होना आवश्यक है। यही कारण है कि लोक प्रशासकों के चयन में पूरी तरह से बारीकियां रखी जाती हैं और योग्य और बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों का चयन किया जाता है। तो स्पष्ट है कि लोक प्रशासन अपने विविध शोध कार्यक्रमों के द्वारा प्रशासकों की दक्षता बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी ढूंढता है। यही कारण है कि विभागीय प्रमोशन, डिपार्टमेंटल जो प्रमोशंस होते हैं, उसमें शीर्ष पदाधिकारियों से ऊपर के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंचने के क्रम में उन्हें विशेष ट्रेनिंग की, उसके सेवा काल में उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे कोई डीएसपी है तो उन्हें एसपी बनना है, तो एसपी के लिए बतौर उन्हें हैदराबाद जाकर के पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी ही होगी। इसी तरह से सबॉर्डिनेट पद का पदाधिकारी है, उधर भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसे प्रमोट किया जाना है, तो उसके लिए उसको लबासना जाना ही होगा, एक ट्रेनिंग का पैटर्न पूरा ही करना होगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का दौर होता है। आगे आप लिखते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत बेहतर योजनाओं का निर्माण आंकड़ों और सूचनाओं से ही संभव होते हैं। तो डेटास का होना, बेहतर प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन डेटास और इन्फॉर्मेशन से ही संभव होता है, क्योंकि उसके बिना लोक प्रशासन की जो गाथा है या उस पर जो ताना बाना जो बुनना है व्यवस्थित रूप से, वो पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आंकड़ों और सूचनाओं के अत्यधिक प्रभावी होने के लिए उनके संकलन की विविध बेहतर होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी या यूँ कहा जाए हाईटेक होना बहुत जरूरी है। वर्तमान के संदर्भ में अगर की जाए तो हाईटेक होना बहुत जरूरी है। आगे आप लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि लोक प्रशासन अपने विविध शोध कार्यक्रमों के जरिए बेहतर आंकड़े और सूचनाओं के संकलन हेतु बेहतर पद्धति का निर्माण तक करता है। ये लोक प्रशासन के बात है। अब थोड़ी सी, अभी तक मैंने अध्ययन के क्षेत्र में उसको बताया, अब थोड़ा कार्य क्षेत्र में लोक प्रशासन की महत्ता को संदर्भ में देखने की कोशिश है। ये भी बात आपको, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा और 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपकी व्याख्या पूरी तरह से एक फ्रेमिंग में बनी होनी चाहिए। तो आपको ये भी व्याख्यान दर्ज करना होगा कि अभिशासन के तंत्र के रूप में लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र में किस रूप में देखने को मिलता है। तो किसी भी देश में वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वह अपने देश में शांति अर्थात लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, ताकि बगैर किसी रुकावट के विभिन्न विकासात्मक कार्यों को संभव किया जा सके और उस देश के नागरिक अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित हो सके। इस लाइन को एक बार, इस पैराग्राफ को दोबारा देख लें आप। आगे आप लिखते हैं इस पर, विकासात्मक तंत्र के रूप में किसी भी देश में वहां की उपलब्ध संसाधनों, शोध कार्य और आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से ही विकास कार्य संभव होता है। स्पष्ट है कि संसाधनों का बेहतर और मितव्ययी प्रयोग लोक प्रशासन के जरिए ही संभव होता है, क्योंकि लोक प्रशासन ही विकास के लिए आवश्यक योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। हालांकि विकास के संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्राइवेट सेक्टर की भी अपनी अपनी रोल है, उसे इग्नोर नहीं किया सकता। किंतु यह भी सत्य है कि बगैर लोक प्रशासन के प्रभावी हुए बिना निजी संस्थान बेहतर भूमिका नहीं निभा सकते। इस तरह सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में भी आपको दर्ज करना है। तो सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में भी आप दर्ज करते हैं अपनी बात। आप लिखते हैं कि लोक प्रशासन विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करते हैं, किंतु समाज में कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हो सकती हैं जो आर्थिक विकास के लाभ को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती हैं। तो स्पष्ट है कि इन सामाजिक अवरोधों को समाप्त करने हेतु दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और जन सहभागिता की आवश्यकता होती है, ताकि बेहतर कानूनों का निर्माण किया जा सके।
और इन कानूनों का निर्माण सरकार लोक सेवकों की मदद से करती है। इतना लिखने के बाद आपको एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार देखा जाए तो लोक प्रशासन कल्याणकारी राज्य के एक यंत्र के रूप में विश्लेषण से पता चलता है कि लोक प्रशासन अपनी भूमिका गर्भ से लेकर कब्र तक निभाता है। तो इतनी सी बात लेकर के इस प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष दर्ज किया। उम्मीद करता हूं कि आज का व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। ये परीक्षाओं की जानकारी आपके लिए नियमित रूप से आपके साथ साझा की जाएगी। यदि आज को आपका मेरा ये सत्र पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। बहुत जल्दी नए विषय के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होने की तैयारी में हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मैं मेरी ओर से पुनः आपको धन्यवाद। थैंक यू।